हेलो लर्नर्स, वेलकम टू ऑनलाइन स्टडी बाइट्स। मैं हूं प्रतीक्षा और हम पढ़ रहे हैं एससीईआरटी क्लास 6 की चैप्टर वाइज बुक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स सीख रहे हैं, जिसमें आज चैप्टर 10 हम पढ़ने वाले हैं। और ये चैप्टर 10 है भारत मृदा, वनस्पति और वन्यजीव। लर्नर्स, अब आप अनअकैडमी प्लस ज्वाइन करके ऐसे फीचर्स पाते हैं जो आपको घर बैठे आपके एग्ज़ाम की पूरी तैयारी करवाते हैं। इसके अलावा आप मेरी फ्री लाइव क्लास ज्वाइन कर सकते हैं। डेली फ्री लाइव क्लास होती हैं, तो आप इनको ज्वाइन करके अपने एग्ज़ाम की तैयारी ज़रूर करें। बस आपको अनलॉक कोड में प्रतीक्षा टेट लिखना है और आपको डिटेल जो है डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। डिस्क्रिप्शन में जाके लिंक पर क्लिक कीजिए और नोटिफाई मी पर सेलेक्ट करके अपने आप को एनरोल करवाइए। अनलॉक कोड आपसे पूछा जाता है, जैसे कि क्लास फ्री हो जाए तो प्रतीक्षा टेट लिखना बिल्कुल भी न भूलें। क्रैक KVS PRT 2021 के लिए कंप्लीट बैच कोर्स अनअकैडमी प्लस पर चालू हो रहा है, जो कि 25 अप्रैल से हो गया है। और ये आप देख सकते हैं हर एक सब्जेक्ट की आपकी PRT की तैयारी करवाई जाएगी। तो आप इस कोर्स को ज्वाइन करके कंप्लीट तैयारी करें अपने KVS के 2021 एग्ज़ाम की। ऑल बैचेस वन सब्सक्रिप्शन, आपको बार बार सब्सक्राइब नहीं करना है हर बैच कोर्स के लिए। और आप मेरा रेफरल कोड या फिर अनलॉक कोड यूज़ कर सकते हैं। जब भी आप किसी भी लाइव क्लास, टेस्ट, क्विज़ेस को ज्वाइन करेंगे फ्री, तो उसमें आपको अनलॉक कोड यूज़ करना होता है। और जब भी आप सब्सक्रिप्शन लेंगे तब आपको रेफरल कोड का यूज़ करना होता है, जिससे कि आपको 10% का डिस्काउंट मिल जाए। और ये जो रेफरल कोड है वो है प्रतीक्षा टेट। टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट सब्सक्रिप्शन आप देख सकते हैं 24 मंथ, 12 मंथ और 6 मंथ का अब आपको 25% का प्राइस ड्रॉप मिल रहा है। इसके अलावा मेरा रेफरल कोड यूज़ करने पर 10% का डिस्काउंट और मिल रहा है। तो 35% डिस्काउंट के साथ अब आप अनअकैडमी के सब्सक्रिप्शन का लाभ उठा सकते हैं। और ये बहुत कम प्राइस पे, यानी कि 3675 पर मंथ पड़ेगा और इसके ऊपर 10% का डिस्काउंट और आपको मिलने वाला है। तो आप ज्वाइन कर सकते हैं अनअकैडमी लर्निंग ऐप। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देखेंगे। मृदा के बारे में क्या होती है। पृथ्वी की जो ऊपरी सतह होती है, जिस पर महीन कणों से बनी हुई पतली परत जो होती है, उसे हम मृदा, सॉइल यानी कि मिट्टी कहती हैं। इसमें महीन धूल कणों के अलावा रेत, बजरी, कंकड़, पत्थर आदि पाए जाते हैं। जीव जंतुओं के सड़े गले अवशेष भी मृदा में पाए जाते हैं और इसे ह्यूमस कहते हैं। यह मृदा को अधिक उपजाऊ बनाते हैं और भारत में अनेक प्रकार की मिट्टियाँ पाई जाती हैं। तो ये हैं मृदा के प्रकार, आप देख सकते हो। और इसमें हम डिटेल में पढ़ेंगे कौन कौन सी मृदा है। सबसे पहले जलोढ़ मृदा, एल्यूवियल सॉइल। यह मृदा सबसे अधिक उपजाऊ होती है। यह नदियों द्वारा अपने साथ बहाकर लाए गए महीन मलबे से जमाव से बनती है। यह भारत के उत्तरी विशाल मैदान जो है वो इसी मिट्टी से बना है। गंगा, सिंधु, ब्रह्मपुत्र नदियाँ द्वारा लाए गए मलबों के जमाव से ये निर्मित है। जबकि प्रायद्वीपीय भारत में महानदी, कृष्णा, गोदावरी और कावेरी नदियों के डेल्टाई भागों में इसका जमाव है। इस मृदा में गेहूँ, चावल, गन्ना आदि फसलों की खेती होती है। दूसरी मृदा है काली यानी कि ब्लैक सॉइल। यह मृदा भारत में ऐसे भूभाग पर मिलती है जहाँ प्राचीन काल में लावा का जमाव हुआ था। लावा की चट्टानों के टूटने फूटने से इस मिट्टी का निर्माण हुआ है। इसे कपासी या रेगुल मिट्टी भी कहते हैं। ये मिट्टी जो है काले रंग की होती है। कपास की खेती के लिए उपयुक्त है, इसीलिए इसको कपासी कहते हैं। रंग काला है इसलिए काली मिट्टी। मुख्य रूप से महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश और गुजरात में पाई जाती है। लाल पीली मृदा, रेड येलो सॉइल। इस मिट्टी का निर्माण प्रायद्वीपीय पठारी भाग में पुरानी चट्टानों के टूटने से हुआ है। इनका रंग लाल पीला होता है और ऐसी मिट्टी गर्म और सूखे भागों में पाए जाने के कारण कम उपजाऊ होती है। सिंचाई की मदद से ही इसमें अच्छी फसल उगाई जा सकती है। लेटेराइट मिट्टी, भारत में यह मिट्टी गर्म और अधिक वर्षा वाले स्थानों पर पाई जाती है। अधिक वर्षा वाले क्षेत्रों में मृदा के पोषक तत्व पानी में घुलकर रिस कर नीचे चले जाते हैं, जिससे कि ये मिट्टी कम उपजाऊ होती है। क्वेश्चन भी आता है कि कौन सी मिट्टी कम उपजाऊ है, तब क्या आंसर आएगा, लेटेराइट मिट्टी, क्योंकि वर्षा के साथ इसके जो पोषक तत्व हैं वो बह जाते हैं। भारत में यह मिट्टी केरल में के मालाबार, छोटा नागपुर पठार और उत्तर पूर्वी राज्यों में मिलती है। इस मिट्टी में चाय, कॉफ़ी, काजू आदि की बागाती कृषि की जाती है। फिर है शुष्क मिट्टी। भारत में यह मिट्टी कम वर्षा वाले क्षेत्रों में पाई जाती है और भारत में के राजस्थान के पश्चिमी भाग और गुजरात के कुछ भागों में इसका विस्तार है। इसमें नमी बहुत कम होती है, नमकीन होती है
इंदिरा गांधी नहर से सिंचाई करके पश्चिमी राजस्थान में गेहूं का उत्पादन किया जा रहा है। पर्वतीय मृदा माउंटेन सॉइल, भारत में इस मृदा का विस्तार पर्वतीय और पहाड़ी भागों में पाया जाता है। पर्वतों की घाटियों में जो मृदा की मोटाई है वो अधिक होती है और पर्वतीय वन इसमें पाए जाते हैं। कहीं कहीं सीढ़ीदार खेतों में यहाँ खेती की जाती है। तो मृदा अपरदन क्या होता है, कई बार एग्जाम में भी पूछा है और आपको पता भी होना चाहिए। मृदा के कटाव और उसके बहाव की जो प्रक्रिया होती है वो मृदा अपरदन कहलाई जाती है। इससे मिट्टी कम उपजाऊ हो जाती है। मृदा अपरदन को रोकने और उसके उपजाऊपन को बनाए रखना मृदा संरक्षण कहलाया जाता है। वनस्पतियाँ, वेजिटेशन क्या है? वनस्पतियाँ, अपने आसपास आप पेड़ पौधे घास ये सभी चीज़ें देखते हैं, यही वनस्पतियाँ कहलाई जाती हैं। वनस्पति का अर्थ है पेड़ पौधों, झाड़ियों, घास आदि का समूह जो एक निश्चित क्षेत्र में पाए जाते हैं। क्या है ये? वनस्पति है। जो वनस्पति मानव की सहायता के बिना उगती है और बढ़ती है उसे प्राकृतिक वनस्पति कहते हैं। भारत में पाई जाने वाली वनस्पतियों को मुख्य रूप से 5 प्रकार यानी कि 5 भागों में बांटा गया है और ये विविधता हमारे भारत में देखी जाती है क्योंकि जलवायु, मिट्टी, तापमान और वर्षा का जो असर है वो इन वनस्पतियों पर पड़ता है, जिसकी वजह से इनको 5 भागों में बांटा गया है। पहला है उष्णकटिबंधीय वर्षावन जिसे ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट कहते हैं। देन उष्णकटिबंधीय पतझड़ वन, ट्रॉपिकल डेसिडियस फॉरेस्ट। उष्णकटिबंधीय मरुस्थलीय झाड़ियाँ, ट्रॉपिकल डेजर्ट श्रब्स एंड पर्वतीय वन, माउंटेन फॉरेस्ट। ज्वारीय या दलदली वन, टाइडल एंड मैंग्रोव फॉरेस्ट। उष्णकटिबंधीय वर्षावन क्या है? तो आप ये जो सेंटीमीटर है, वर्षा कितनी होती है, ये कभी कभी मैचिंग में आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। तो उष्णकटिबंधीय वर्षा वन में 200 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा वाले क्षेत्रों में पाए जाते हैं। यानी कि यहाँ के जो वन है वो बहुत हरे भरे होते हैं, घने होते हैं क्योंकि वर्षा की मात्रा अधिक है। और जहाँ वर्षा ज़्यादा है वहाँ की जो वनस्पति है वो अधिक घनी होगी। ये मुख्यतः पश्चिमी घाट तथा देश के उत्तर पूर्वी भागों में मिलते हैं। ये वन इतने घने और ऊंचे होते हैं कि इसमें सूर्य का प्रकाश जमीन तक नहीं पहुंच पाता। इन वनों के वृक्ष वर्षा के अलग अलग समय में अपनी पत्तियां गिराते हैं, जिससे ये वन हमेशा हरे भरे दिखाई देते हैं। इसीलिए इनको क्या कहा जाता है? सदाबहार वन, एवरग्रीन फॉरेस्ट। इसके मुख्य वृक्ष कौन कौन से हैं? महोगनी, एबोनी, रबड़, रोजवुड आदि। और ये ज़्यादातर विषुवतीय वन जो एरिया है, विषुवतीय प्रदेशों में ये वन पाए जाते हैं। विषुवतीय प्रदेश कौन से होंगे? जो विषुवत रेखा के आसपास होते हैं, 0 डिग्री के ऊपर नीचे। उष्णकटिबंधीय पतझड़ वन क्या है? ये वन सामान्य वर्षा 100 से 200 सेंटीमीटर के बीच। अब ये देखिए 200 से ऊपर वाले उष्ण सदाबहार वन थे, उष्णकटिबंधीय वन। और इस तरह के सदाबहार वन हैं, घने घने जंगल, जैसे अमेज़न के जंगल हैं, आपने देखे होंगे, ब्राज़ील के जो जंगल हैं। तो ये सभी क्या हैं? ये उष्णकटिबंधीय वर्षा वन कहे जाते हैं, जिसे हम सदाबहार वन कहते हैं। दूसरे आ गए 100 से 200 सेंटीमीटर के बीच उष्णकटिबंधीय पतझड़ वन। ये हिमालय की शिवालिक श्रेणी से लेकर पश्चिमी घाट के पूर्वी ढलानों तक फैले हैं। ये वन कम घने होते हैं और वर्ष के एक निश्चित समय में अपनी पत्तियां गिरा देते हैं। तो क्वेश्चन आ जाता है कौन से वन है जो वर्ष के एक समय में अपनी पत्तियों को गिरा देते हैं? तो वो वन है उष्णकटिबंधीय पतझड़ वन। इन वनों को इसलिए क्या कहा जाता है? मॉनसून फॉरेस्ट यानी कि मानसूनी वन भी कहा जाता है। सागौन, साल, आबनूस, पीपल, नीम, चंदन ये सभी मॉनसून फॉरेस्ट हैं। तो ये इस प्रकार के जो वन हैं वो मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और महाराष्ट्र के कुछ भागों में पाए जाते हैं। ये इस प्रकार के वन होते हैं जिन्हें हम मानसूनी या पतझड़ वन कहते हैं। तीसरे हैं उष्णकटिबंधीय मरुस्थलीय झाड़ियाँ। ये ऐसी जगह पाई जाती हैं जहाँ पर वर्षा बहुत कम होती होगी। तो ये कम वर्षा वाले यानी कि 80 सेंटीमीटर, जहाँ 80 सेंटीमीटर से भी कम वर्षा जहाँ पर होती है वहाँ पर पाए जाते हैं। ये कटीली झाड़ियाँ होती हैं, ठीक है। बबूल, खजूर, कैक्टस, कीकर इस तरह की वनस्पतियाँ यहाँ पर पाई जाती हैं। ये दक्षिण पठार के शुष्क मैदानों में, शुष्क भागों में ये मिलती हैं। इस तरह के पेड़ होते हैं।
पर्वतीय वन, जैसा कि नाम से पर्वतों पर पाए जाने वाले वन। समुद्र तल से 1500 से 2500 मीटर की ऊंचाई के बीचों का जो पेड़ का आकार है, इन्हें शंक्वाधार वन भी कहते हैं। शंकुधारी वृक्ष इनको कहा जाता है, कोन ट्रीज। यहाँ के मुख्य वृक्ष चीड़, पाइन, ओक, देवदार हैं। अगर आप किसी पहाड़ी क्षेत्र पर जाएंगे तो इस तरह का आपको पेड़ देखने को मिलते हैं। इनको क्या कहा जाता है? पर्वतीय वन। इसके बाद दलदली वन, मैंग्रोव फॉरेस्ट, और ये वन डेल्टा प्रदेश जैसे सुंदरवन डेल्टा है, समुद्र के ज्वार वाले भागों में होते हैं। ये वृक्ष खारे पानी में भी रह सकते हैं। ये मुख्यतः पश्चिम बंगाल, अंडमान निकोबार द्वीप समूह में पाए जाते हैं। पश्चिम बंगाल में ही हमारा सुंदरवन डेल्टा है, जो विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा है। इनका सबसे महत्वपूर्ण क्षेत्र गंगा नदी का डेल्टा है। यहाँ विश्व रूप से सुंदरी वृक्ष पाए जाते हैं, जिससे इन वनों को सुंदर वन कहा जाता है, जैसा कि मैंने अभी आपको बता दिया। और ये क्या है? इन्हें मैंग्रोव वन कहते हैं। सुंदरवन कहाँ है? वेस्ट बंगाल। चलिए आगे बढ़ते हैं। वनों से हमें क्या क्या लाभ हैं, ये आप अच्छे से जानते हैं। क्या लाभ हमें वनों से मिलते हैं? तो पेड़ों को काटना नहीं चाहिए, पेड़ों को बचाना चाहिए। ऑक्सीजन की कमी जो हो रही है वो पेड़ों की कमी की वजह से ही हो रही है। और पालतू जानवर हम सभी के बीच रहते हैं, और वनों में रहने वाले पशु पक्षियों की जो संख्या है वो लगातार कम होती जा रही है। ये सारी चीज़ें किस वजह से हो रही हैं? प्रदूषण की वजह से और वनों को काटने की वजह से। तो इन वनों के साथ साथ हमारी जिम्मेदारी है कि जो वन्य जीव हैं उनकी भी रक्षा हमारे द्वारा और हमारी सरकार के द्वारा की जाए। और वन्य जीवों की सुरक्षा के लिए सरकार द्वारा प्रयास भी किए जा रहे हैं। सरकार द्वारा राष्ट्रीय उद्यानों, वन्य जीव अभयारण्यों और पक्षी विहारों की स्थापना भी की गई है, तो जिनमें वन्य जीव सुरक्षित रहते हैं। तो राष्ट्रीय उद्यान वह क्षेत्र होता है जहां शिकार और चराई पूर्णतः बंद होती है। वन्य जीव अभयारण्य यानी कि सेंचुरीज वह क्षेत्र है जहां अनुमति के आधार पर नियंत्रित चराई की जा सकती है। और पक्षी विहार यानी कि बर्ड सेंचुरी वो होती है जहां पर पक्षी स्वतंत्र रूप से अपने भोज्य पदार्थों को प्राप्त कर सकते हैं। शाकाहारी जो पशु होते हैं जो वनस्पतियों पर आधारित हैं, यानी कि गाय भैंस, मांसाहारी जो जानवरों का शिकार करके अपना भोजन प्राप्त करते हैं, जैसे शेर और भेड़िया। भारत को मसालों का घर कहा जाता है और विश्व के फलों के उत्पादन में भारत का 10वां हिस्सा है। एशियाई शेर केवल गुजरात के गिर जंगलों में पाए जाते हैं। तो एशियाई शेर के लिए कौन सी जगह प्रसिद्ध है, कौन सा जंगल प्रसिद्ध है? तो गिर जंगल। और कहाँ पर है? ये गुजरात में है। ये अक्सर क्वेश्चन आता है। असम के जंगलों में हाथी तथा गैंडे पाए जाते हैं। केरल और कर्नाटक में भी हाथी पाए जाते हैं। प्रत्येक वर्ष अक्टूबर माह का पहला जो सप्ताह है वो वन्य जीव सप्ताह के रूप में मनाया जाता है। हमारा राष्ट्रीय पशु कौन है? बाघ है। पक्षी मोर है। प्रवासी पक्षी क्या होते हैं? कुछ पक्षी जैसे पेलिकन, साइबेरियन सारस। अच्छा, साइबेरियन सारस के लिए फेमस कौन सी जगह है? जो भरतपुर का राष्ट्रीय उद्यान है, भरतपुर का केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान, वो साइबेरियन सारस के लिए फेमस है। क्वेश्चन भी आता है तो आप आंसर लिख सकते हैं। स्टार, फ्लेमिंगो, पिंटेल, बतख, ये जो क्या है, ये विदेशी पक्षी हैं, भारत के नहीं हैं, लेकिन ये प्रत्येक वर्ष सर्दी के मौसम में हमारे देश भारत आते हैं। तो जो मेहमान आता है, चाहे वो पक्षी हो या कोई जानवर हो, उसकी पूरी देखभाल की जाती है। तो पूरी जिम्मेदारी भारत की होती है कि उनके आने वाले रास्ते में कोई भी अड़चन ना आए, कोई शिकारी शिकार ना करे, किसी तरह की परेशानी उनको ना उठानी पड़े। तो इस तरह से भारत की जिम्मेदारी रहती है। तो उस तरह के पक्षियों को क्या कहा जाता है? प्रवासी पक्षी कहा जाता है। साइबेरियन सारस साइबेरिया से दिसंबर के महीने में आते हैं तथा मार्च के आरंभ तक ये रहते हैं। और कहाँ रहते हैं? भरतपुर के केवलादेव पक्षी विहार में। तो यहाँ पर हमारा जो चैप्टर है वो एंड होता है। उम्मीद करती हूँ आपको आज की क्लास अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। यहाँ सही विकल्प के सामने चिन्ह लगाने हैं, तो ये आपको ही करना है। आपको कमेंट में आंसर ज़रूर दें क्या है इन क्वेश्चंस के सही आंसर। तो पहला क्वेश्चन है, कपास के लिए उपयुक्त मृदा क्या है? दूसरा है, रबड़ किस प्रकार के वनों का मुख्य वृक्ष है? उत्तर प्रदेश में किस प्रकार के वन पाए जाते हैं? मरुस्थलीय वन की वनस्पति क्या है? और उत्तर प्रदेश में स्थित राष्ट्रीय उद्यान।
तो इसी के साथ अभी के लिए इतना ही। बाय बाय, टेक केयर एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।